दोस्तों आज हम जिस भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं वह किसी राष्ट्रवादी के लिए सपने से कम नहीं है। The Prime Minister's convoy reaching the अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, क्योंकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कांग्रेस का भारतीय राजनीति में काफी दबदबा रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जिसने शून्य से सृजन का सफर तय किया और देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। साथ ही हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के बीच वो कौन से बड़े नेता थे जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के विरोध में थे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1918 में हुई थी, लेकिन इसकी नींव रखने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1951 में ही कर चुके थे। दरअसल आजादी के बाद सन 1915 में जब पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ दिल्ली में एक समझौता किया था, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाखुश थे। वे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के विरोध में थे। उनके मुताबिक देश में एक विधान, एक निशान और एक ही संविधान होना चाहिए। दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों के चलते 21 अक्टूबर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से एक नई पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की विचारधारा प्रमुख दो मुद्दों पर केंद्रित थी, हिंदू राष्ट्रवाद और दूसरा मानववाद। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य उस समय की सबसे शक्तिशाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को चुनौती देना था। दोस्तों भारतीय जनसंघ ने आजादी के बाद पहली बार 1952 में हुए पहले जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था और महज 3 सीटें जीत पाई थी। उस समय 3 सीटें जीतना भी बड़ी उपलब्धि था, क्योंकि पूरा भारत कांग्रेसमय था। ऐसे में जनसंघ के पास जमीनी स्तर पर पार्टी को पहुंचाना बड़ी चुनौती भी थी। हालांकि भारतीय जनसंघ कुछ राज्यों में कांग्रेस के अगेंस्ट कई सरकारों का हिस्सा रहा। दोस्तों भारतीय जनसंघ ने पहली बार सरकार जनता पार्टी के साथ मिलकर सन 1977 में बनाई थी। यह समय आपातकाल का था और इंदिरा गांधी पर जनता का काफी रोष भी था। जनसंघ और जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था, लेकिन विभिन्न पार्टियों के आंतरिक कलह के चलते यह सरकार महज 2 साल ही टिक पाई थी। दोस्तों साल 1918 में भारतीय जनसंघ का विघटन हुआ और 6 अप्रैल 1980 में एक नई पार्टी उभर के सामने आई, जिसे आज हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद शुरुआती 5 वर्ष पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि आपातकाल के बाद भी कांग्रेस देश में एक मजबूत पार्टी थी। बीजेपी गठन के बाद 1984 में देश में आम चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में महज 2 सीटें हासिल हुई थी। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन का कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। दोस्तों इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर उठी थी और पूरा चुनाव राजीव गांधी यानी कांग्रेस के पक्ष में चला गया था। चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों ने काफी बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद दिशाविहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा था और पार्टी के एक प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1919 से सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की एक रथ यात्रा भी निकाली थी। बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है। इस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान फूंकी और जनता के बीच यह संदेश गया कि भाजपा हिंदू हितों की रक्षा करती है। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता जैसे कि अटल जी, साध्वी प्रज्ञा, कल्याण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया था। दोस्तों आज जो हम भाजपा को देख रहे हैं उसे अनगिनत कार्यकर्ताओं ने सींचा है। अपने गठन के करीब 16 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के अथक परिश्रम से केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई थी। अटल जी ने सन 1916 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन यह सरकार 13 दिनों में ही गिर गई थी। इसके बाद सन 1918 में वाजपेयी ने फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 13 महीनों तक भारत का नेतृत्व किया था। हालांकि यह सरकार भी सहयोगी दलों के समर्थन पर ही टिकी थी और भाजपा के एक सहयोगी दल AIADMK ने जैसे ही अपना समर्थन वापस लिया, वैसे ही अटल जी की सरकार अल्पमत में आ गई और एक बार फिर देश एक मजबूत नेतृत्व से वंचित रहा। दोस्तों इस सरकार के गिरने के बाद देश में फिर से आम चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। यहाँ अच्छी बात ये रही कि इस बार सरकार ने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों अटल जी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए थे, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय था पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण।
today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दुनिया के कई देशों के दबाव के बावजूद अटल जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए पोखरण में परमाणु का परीक्षण किया था और देश को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया था। फिर 2004 में भारत में फिर आम चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी कर रही थी। 2004 में हुए इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 138 सीट ही मिल पाई थी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी काफी अच्छा नहीं रहा था। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की 145 सीटें जीती थी, लेकिन इतनी कम सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस सहयोगी दलों का समर्थन हासिल करने में सफल रही और 272 सीटों का आंकड़ा यूपीए गठबंधन ने छू लिया था। कांग्रेस के द्वारा बनाई गई यूपीए सरकार का नेतृत्व भारत के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। दोस्तों 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया साइन का नारा दिया था, लेकिन यह नारा जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाने में विफल रहा और भाजपा के प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी उम्र हो चली थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों से तालमेल बिठाने में भी विफल रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के हार का एक प्रमुख कारण भी बना था। दोस्तों यूपीए 1 भारत में अच्छा नेतृत्व कर रही थी, लेकिन भाजपा अटल जी की गैर मौजूदगी में काफी कमजोर हो चुकी थी। तो वहीं 2009 में हुए आम चुनाव में भाजपा फिर एक बार मैदान में उतरी। इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे लालकृष्ण आडवाणी। दोस्तों साल 2009 में हुए चुनाव में भाजपा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार लालकृष्ण आडवाणी पार्टी को बहुमत दिलाने में विफल रहे और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए एक बार फिर सरकार में काबिज हुआ। एक के बाद एक मिली हार ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया था। 2009 के चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इन सबसे दूर गुजरात में नरेंद्र मोदी का रुतबा कायम था। नरेंद्र मोदी ने साल 2002 से लेकर साल 2012 तक गुजरात में हुए सारे चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल करके न सिर्फ संघ बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी एक अच्छी छवि बना ली थी। दोस्तों तारीख थी 13 सितंबर 2013, जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गोवा में हुई राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इस खबर ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक तहलका मचा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले की गूंज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी थी, लेकिन पार्टी के अंदर ही इसका विरोध भी हुआ था। सुषमा स्वराज से लेकर लालकृष्ण आडवाणी इस फैसले से नाखुश थे। आडवाणी जी ने तो इस फैसले के बाद अपने सभी पदों से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरएसएस के दबाव के कारण पार्टी के इन दिग्गज नेताओं को झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। दोस्तों साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी जी के अथक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट जीतकर एक इतिहास लिख दिया था। इन चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान फूंकी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही पार्टी की कमान अमित शाह के हाथ में आई और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की एक जबरदस्त फौज खड़ी की जो हर चुनाव को जीतना जानती थी। दोस्तों 5 साल का कार्यकाल पूरा करके जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में हुए चुनाव में उतरी तो इस बार पार्टी ने 302 सीट पर जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी की करिश्माई लीडरशिप और अमित शाह की परफेक्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के चलते भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार मजबूत हुई। दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और साल 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी, लेकिन इस बार चुनाव काफी अलग थे। इस बार भारत के सभी विपक्षी दल एक ही परचम के नीचे आ गए थे, मतलब कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन को तैयार किया, जिसका मकसद था भारतीय जनता पार्टी को रोकना। हालांकि ठीक ऐसी परिस्थिति आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के सामने भी खड़ी थी, जब देश की सभी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को हराया था। दोस्तों इस बार मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उनके सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक साथ इतनी सारी पार्टियों का सामना अकेले करना
भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल का सबक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन करके 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरी थी। हालांकि यह चुनाव काफी रोचक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ही ली और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के नेता बने। दोस्तों, आपको एक बात बताना तो रह ही गई, अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा जी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आया। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ही लड़ी थी। दोस्तों, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद भी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी सरकार बनाई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़ी ही आसानी से अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर अच्छा पद हासिल कर सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर शीर्ष नेतृत्व से लेकर पन्ना प्रमुख तक फेरबदल किए जाते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी और मजबूत इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में परफेक्ट स्ट्रेटेजी और तकनीक का भी उपयोग करती है, जो बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं करती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।